नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार की हैट्रिक बनाने जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश का भी अहम रोल है। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के नेताओं को भी दिल्ली में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि मौजूदा हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। पिछली बार 303 सीट पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को इस बार 240 सीट ही मिली है, जबकि बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा जरूरी होता है। यानी बीजेपी के पास नहीं बहुमत, एनडीए के पास है। ऐसे में एनडीए, आपको बता दें कि एनडीए के अपने सहयोगी दलों की सत्ता में भागीदारी भी बढ़ेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो एमपी से केंद्रीय मंत्री के दावेदारों के नाम भी सामने एक ये बड़ी अड़चन खड़ी हो रही है। वहीं एनडीए को बहुमत होने के चलते सरकार में उसके सहयोगी दलों की भागीदारी बढ़ेगी। इसकी वजह से एमपी में दावेदारों का मायूस होना पड़ सकता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये संभव भी है और संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि इस बार 2019 की तुलना में मोदी की 3O सरकार को मध्य प्रदेश में कम सांसद को जो है मौका मिलेगा। आइए पहले आपको सुनवा देते कि क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रकार से प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे जीते हुए सभी 29 सांसद श्रीमान शिवराज सिंह चौहान से लेकर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक सारे मित्रों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विजय का कारवां आगे बढ़ेगा, लेकिन अपने विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगा। सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संकल्प को सिर माथे पे लेकर के आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। बिल्कुल, मध्य प्रदेश देश की राजनीति में वह शक्ति केंद्र के रूप में उभरा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार ऐसा कोई बड़ा राज्य आया इस बार जिसकी 29 की 29 लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त हुई है। भाजपा को भगवान रूपी जनता ने छप्पर फाड़ के विजय श्री का आशीर्वाद दिया है। तो निस्संदेह मध्य प्रदेश के नेतागणों के वैल्यू भी केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष बहुत बड़ी है और केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो शीर्षस्थ नेतागण हैं वो ऐसा डिसाइड करेंगे आगे हमारे नेताओं की क्या भूमिका होगी। तो बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। जिस तरीके से चुनाव से पहले भी कयास लगाए जा रहे थे और एक और जो है बीजेपी दावा कर रही थी कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर नजर आया है नतीजों में भी। और अगर बात कर ली जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो केंद्र में सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश का भी जो है अहम रोल रहा है। अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के नेताओं को भी दिल्ली में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि मौजूदा हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। पिछली बार अगर देखा जाए तो 303 सीट पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार 240 सीटों पर ही रह गई, जबकि बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा जरूरी होता है। यानी बीजेपी के पास नहीं बहुमत, एनडीए के पास है। ऐसे में एनडीए के अपने सहयोगी दलों की सत्ता में भागीदारी भी बढ़ेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री के दावेदार के सामने यह एक बड़ी अड़चन भी नजर आ रही है। एनडीए को बहुमत होने के चलते सरकार में उसके सहयोगी दलों की भागीदारी भी बढ़ेगी। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के दावेदारों को मायूस होना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये संभावनाएं भी जताई जा रही है। लेकिन एक और देखा जाए तो बड़ी जीत को लेकर, मध्य प्रदेश की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में काफी ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है। और इसी के साथ अगर एक नजर डाल ली जाए 2019 की तुलना की जाए तो आपको बता दें कि 2019 की तुलना में मोदी को 3O सरकार में मध्य प्रदेश से कम सांसदों को मौका मिले, ऐसा हो सकता है इस बार। तो अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। लगातार जिस तरीके से दावा कर रही थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस मायूस तो है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन इंडिया की तरफ नजर डाले कांग्रेस तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपना लक्ष्य रखा था 400 पार का, 400 पार ना होकर जो है आप देख रहे हैं जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं,
400 पार का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, 300 पार भी नहीं हो पाई है यहाँ पर बीजेपी। वही अगर बात कर ली जाए तो नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार तीसरी बार जो है बनने जा रही है, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, इसी पर जो है हमारे साथ मेहमान भी अधिक चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते। आनंद जैन, कासलीवाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जैन जी। आप तक आवाज पहुंच रही है आनंद जी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। चलिए, बिल्कुल, अगर जिस तरीके से देखा जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस मुक्त यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कुछ कमी रह गई है? कहां पर कमी नजर आई है? नहीं, कांग्रेस मुक्त कहाँ हो गई है? हमारे को 38% वोट मिले हैं मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश नहीं हुआ है। वोटों का परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, पर आज भी कांग्रेस का अपना वजूद पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में कायम है और कायम रहेगा। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचेगा, तो आज भी कांग्रेस ने बता दिया है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने बता दिया है कि हम पूरे देश में राज कर रहे हैं। पूरे देश में राज कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऐसी कुछ स्थितियां साफ नहीं हुई है। वहीं अगर देखा जाए तो 29 की 29 सीटें कांग्रेस हार गई है, एक सीट भी नहीं बचा पाई है। नहीं, तो जहां स्टेट में देखिए, राजस्थान में हमारी सीटें नहीं थी, हम वहां लेके आए सीटें। दूसरे स्टेट में जहां हमारी सीटें नहीं थी वहां हम लेके आए। तो ऐसा नहीं होता है ना। आप अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो हम इंडिया गठबंधन ने काफी अच्छी स्थिति में अपनी पोजीशन बनाई है, जहां ये किसी को कुछ नहीं समझ रही थी भारतीय जनता पार्टी। हमारी पिछली बार से सीटें भी ज्यादा आई हैं, हर स्टेट में हमने रिकवर किया है। हो सकता है मध्य प्रदेश में हमारी कोई कमियां रह गई हो तो हम उसको दुरुस्त करेंगे, जैसा हमारे जीतू पटवारी जी ने भी उसको स्वीकार किया है कि जनादेश तो सिरोधार्य है। पर आज हमारे लिए खुशी का यह है कि जो मोहब्बत की दुकान आदरणीय राहुल गांधी जी ने चलाई थी, लोगों को उसने स्वीकार किया है, और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ाई है कि आज वो बहुमत से भी दूर है और लोगों को उनके लिए गठबंधन को सीटें बांटनी पड़ रही है या उनको पद या मंत्री पद पे निगोशिएशन करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने न्यूज चैनल के माध्यम से सुना, तो जो भारतीय जनता पार्टी दम भरती थी 400 का, वो आज कहाँ है? 240 पे है। तो ठीक है, मध्य प्रदेश में हमारी स्थिति खराब हुई है तो हम उसको सुधारेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप नजर आ रही है यहाँ पर कांग्रेस, अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने 29 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। इसी के साथ अगर एक बार जो है नजर छत्तीसगढ़ की ओर डालेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी जो है कुछ खास कर नहीं पाई है कांग्रेस, क्योंकि 11 में से 10 तो बीजेपी ले गई है, सिर्फ एक। नहीं तो आप महाराष्ट्र की क्यों नहीं बात करती हैं? बिल्कुल, महाराष्ट्र पे भी आएंगे, उत्तर प्रदेश पे भी आएंगे, पहले मध्य प्रदेश की तो बात कर ली जाए। की बात क्यों नहीं करें? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपसे बोल रहे बिल्कुल करेंगे, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की स्थितियां जो है वो कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था, उसके बाद भी कुछ ऐसा सबक खास ले नहीं पाई है। देखिए, विधानसभा चुनाव में और अभी लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय का अंतर नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से, पूरे दम से चुनाव लड़ा है, विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई है। अब जनता ने जो रिजल्ट दिया है उसके लिए तो जनता शिरोधार्य है, प्रजातंत्र में जनता भगवान होती है, तो हम उसको मान रहे हैं और उसमें करेक्शन करेंगे। ये मैं आपको 2 बार बोल चुका हूं। पर आप जहां पे हमने रिकवर किया है, कांग्रेस ने 45 से 100 पे आई है। राजस्थान देखिए, गुजरात देखिए, छत्तीसगढ़ में भी 1 सीट जीती है, तो ठीक है। एक समय में भारतीय जनता पार्टी भी 2 पे थी, तो रिव्यू करके यहां तक आई है। तो समय आज 134 साल पुरानी पार्टी है। जैसे जैसे समय आएगा हम अपनी नीतियों को सुधारेंगे और जनता के बीच जाएंगे। और राहुल गांधी जी ने ये प्रूव किया है कि मोहब्बत की दुकान ही इस देश में चल सकती है, मोदी जी की नफरत की दुकान बंद हो गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा है कि मोहब्बत की दुकान चल सकती है, इसका सीधा सीधा उदाहरण अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात कर ली जाए तो इंडिया ने जो है काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है कांग्रेस ने। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी।
जी धन्यवाद। अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से ये रिजल्ट सामने निकल कर आए, मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है, और कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस जो है यहाँ पर अपनी एक सीट भी नहीं बचा पाई है। क्या कहेंगे इसे लेकर, क्या कुछ लगता है कहाँ कमी रह गई थी कांग्रेस की? देखिए, मोटे तौर पर कहीं ना कहीं ये रणनीति की कमी है। भाजपा की अपनी एक रणनीति रही जिसकी वजह से उनको ये सारी सफलता मिली। कांग्रेस की रणनीति का अभाव रहा। उसका एक अगर जब भाजपा की सफलता को समझना होगा तो सबसे पहले तो उन स्टेट पर एक नजर आपको डालना पड़ेगी जहाँ भाजपा को नुकसान हुआ। क्योंकि आप अगर देखें तो ये जो भाजपा को ज्यादा नुकसान हुआ है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का वो वाला बेल्ट जहाँ कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है और जहाँ किसान आंदोलन हुआ था। तो जो YM सेक्टर बना था पिछले दिन में समाजवादी पार्टी का, और उसमें वो जो ओबीसी को वोट मिला है तो ये 3 को मिलकर के उसकी सफलता मिली। बाकी अगर आप देखेंगे तो देश के अन्य भागों में 2 और राज्यों में जिसमें भाजपा को ज्यादा नुकसान हुआ, उसमें एक महाराष्ट्र आता है और एक बंगाल आता है। तो इन दोनों की भी लगभग ऐसी स्थिति है। तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 2 चीज को भाजपा ने बहुत सावधानी बरती। मतलब एक तो उन्होंने जो मोदी जी का चेहरा सब जगह लगाया था जिसके कारण उनका वोट प्रतिशत बढ़ा। उनका वोट प्रतिशत उड़ीसा में भी बढ़ा, केरल में भी बढ़ा, तमिलनाडु में भी बढ़ा। तो वो वोट प्रतिशत उनका मध्य प्रदेश में भी बढ़ा। इसके साथ दूसरी उन्होंने जो रणनीति अपनाई, कहीं ना कहीं उन्होंने जातिगत डिवीजन होने से रोका। थोड़ा बहुत प्रभाव देखा गया ग्वालियर चंबल संभाग में और रीवा में, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिसीजन पर असर नहीं डाल पाया। बाकी अगर आप मध्य प्रदेश में मालवा में देखेंगे, महाकौशल में देखेंगे तो वो जो जातिगत समीकरण और आरक्षण वाला मुद्दा था वो बहुत ज्यादा असर नहीं कर पाया, इसलिए वोट उनका इंटैक्ट रहा और वोट उनका बढ़ा। दूसरी एक और बात जो खास बात रही उसमें वो उन्होंने चुनाव की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। विधानसभा चुनाव निपटने के बाद से ही उन्होंने लोकसभा की चुनाव यहाँ पर तैयारी कर दी थी। हालांकि वो देश भर में तैयारी कर दी थी, लेकिन जहाँ कहीं भी वो हार गए हैं वो कहीं ना कहीं वो उसको आकलन करने के अभाव में उसको हार गए हैं। तो तीसरा एक कारण जो कांग्रेस को नुकसान का रहा, बड़ी संख्या में जो दल बदल हुआ, तो बड़ी संख्या में दल बदल होने से जो कांग्रेस के निचले स्तर का जमीनी कार्यकर्ता है, किसी भी पार्टी में वो कांग्रेस हो कि भाजपा हो, 3 स्तर की लेयर होती है कार्यकर्ता की। एक तो वो है जो लोग नेतृत्व करते हैं, गाइड करते हैं, एक वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो बिल्कुल जमीन से जुड़े रहते हैं, उनको पद मिले या ना मिले लेकिन वो काम करते हैं। लेकिन दोनों के बीच की एक कड़ी रहती है। तो संयोग से जो पहले 2 प्रकार के लोग थे उनमें दल बदल बहुत ज्यादा हुआ। एक कांग्रेस का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता था उसमें दल बदल नहीं हुआ। दल बदल जो पद प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ते थे उन लोगों में ही दल बदल हुआ। तो इसके कारण निचले स्तर का कार्यकर्ता थोड़ा असमंजस में रहा। तो जो आक्रामकता के साथ उसको प्रचार करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कांग्रेस को वोट का भी नुकसान हुआ और सीट का भी नुकसान हुआ। जी बिल्कुल। अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश से क्या लगता है कितने सांसदों को जो है मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है? ये अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है। 2 बात तो समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के लोगों को जो लोग जीत कर जा रहे हैं इनमें से 1 या 2 को संगठन में भी स्थान मिलेगा और कम से कम 3 से 4 लोगों को कैबिनेट में भी स्थान मिलेगा। अब ये विचार करने का है कि कैबिनेट एक साथ सारा गठन होगा या उसको किस्तों में होगा, इतने लोगों को मिलेगा। और उसका एक कारण है कि क्योंकि भाजपा को जो पूर्ण बहुमत लेने में करीब 30 सीट उसकी कम रह गई है भाजपा की, तो उसको जो अपने गठबंधन वालों को एडजस्ट करना, तो गठबंधन को एडजस्ट करने में हो सकता है कुछ सीटें गठबंधन को ज्यादा चली जाएं, तो इसलिए 1-8 सीट कम हो। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि कैबिनेट में कम से कम 3 से 4 लोग कैबिनेट में रहेंगे और 1 से 2 लोग संगठन में रहेंगे। और यदि मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति को दूसरे प्रदेश का प्रभारी बना दिया जाए, क्योंकि ये 3 लोगों की जो छवि उभर करके आई है, मोहन यादव जी की छवि उभरी है, बीडी शर्मा जी की छवि उभरी है और हितानंद जी की छवि उभरी है, तो इसके कारण बहुत संभव है किसी और प्रदेश में का संगठन का जो प्रभारी बनते हैं, समन्वयक बनते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ लोगों को दूसरे प्रदेशों में काम करने का मौका जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरों पर थे और दौरों के जरिए जो है जनता को संबोधित भी कर रहे थे, वहीं पर कहीं ना कहीं उनका कहना था पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली तक जरूर लेकर जाएंगे वो। तो इस पर क्या लगता है आपको? अगर विदिशा की बात कर ली जाए तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जीत भी दर्ज की है वहां पर।
ये निश्चित रूप से देखिए ये रिकॉर्ड तोड़ जीत की उम्मीद की जा रही थी। उसकी वजह ये है, उसके दो कारण है कि शिवराज मुख्यमंत्री रहे हों या सांसद रहे हों, उन्होंने अपने क्षेत्र से निरंतर संपर्क किया हुआ है। विदिशा संसदीय क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, विदिशा, रायसेन और सीहोर जिले में। तो उन्होंने हर जिले में कुछ न कुछ अपना स्थान बना रखा है। सप्ताह में एक बार अगर शिवराज जी नहीं जा पाते तो उनकी पत्नी साधना सिंह जी जाती है वहां पर। उनका बेटा कार्तिकेय निरंतर उसमें सक्रिय रहता है, निरंतर उनकी सक्रियता अपने क्षेत्र में विदिशा में रही है। और दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ कांग्रेस को कि सुरेश पचौरी जी का बड़ा प्रभाव रायसेन और सीहोर जिलों में है। तो सुरेश पचौरी एंड वक्त पर अपने साथियों के साथ भाजपा में चले गए। इस कारण एन वक्त पर रायसेन और सीहोर जिले में कांग्रेस के पास ये समस्या भी आ गई थी, पोलिंग एजेंट की समस्या भी आ गई थी। ये मैंने चुनाव के समय ही कहा था कि ये चुनाव एक तरफा जैसा हो गया। वो तो अगर प्रताप भानु ना होते तो जितने वोट मिल रहे हैं कांग्रेस को उतना भी नहीं मिलता। आप कल्पना कर सकते हैं, प्रॉपर विदिशा से जो पूर्व विधायक है वो दल बदल कर ले, और कुल मिलाकर के तो जो जमीनी नेता थे प्रताप भानु, जिसके कारण उनको 1.5 लाख वोट भी मिल गए, वरना इंदौर जैसी स्थिति बन जाती विदिशा में। ये चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जिस तरीके से आपने देखा, अगर बात कर ली जाए तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है जिस तरीके से दल बदल हुआ। अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी भी जुड़ चुकी है। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने दर्ज कर ली है अपनी जीत, तो देखा जाए तो किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, और इसी के साथ जानना आपसे ये चाहेंगे कि आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी बीजेपी के। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार जी। देखिए, संध्या है, कल इसी समय पर भाजपा ने फिर से मध्य प्रदेश में और देखिए किस प्रकार से कमलमय हुआ मध्य प्रदेश में हमेशा आपको क्योंकि 4 जून को कमलमय होगा मध्य प्रदेश, 21 से 29 कमल स्पीकर रहेंगे और वो हमको कर हैं। और सारा अगर हम कारण कहें तो ये हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता, हमारी देवतुल्य जनता, हमारे माननीय एसएसपी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी, उनका माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी, और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहना बांधा जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो संगठन है, किस प्रकार से संगठित होकर काम करता है, उसकी चर्चा अन्य राज्यों में की जाती है। उस लेवल माइक्रो मैनेजमेंट की चर्चा अन्य राज्यों में की जाती है। साथ ही साथ हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे दिग्गज धुरंधर नेता हैं जिनका जनता में इतनी लोकप्रियता है। जैसे अगर हम अपने माननीय चौहान की बात करें तो वो भी देखिए किस प्रकार से बहुमतों से जीते हैं। शंकर लालवानी जी ने किस प्रकार प्रचंड बहुमतों से प्राप्त की है। लता गांधी जी थी, अनिता नागर सिंह चौहान जी ने हमारी महिला प्रत्याशियों की कांग्रेस के जो भ्रम थे उनको चुना है। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने जो ये सारे जो स्टीरियोटाइप्स उनको ब्रेक कर दिया है कि परिवारवाद, तुष्टीकरण और इन सब चीजों से ऊपर होती है एकता, अनुशासन, नीति, नियति और नेतृत्व। और वो चीज भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है और कहीं ना कहीं जनता ने भी सुशासन को चुना है, गरीब कल्याण को चुना है, किसान उत्थान को चुना है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं देने वाली सरकार को चुना है, युवाओं के रोजगार की बात करने वाली सरकार को चुना है, महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा की बात करने वाली सरकार को चुना है। तो कहीं ना कहीं जो 55 सालों तक कांग्रेस ने अपना एक जाल दिखाकर रखा था उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उस भ्रम को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और बहुत सौभाग्य का विषय है कि पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुए। उन सबके लिए आप मीडिया के हमारे साथी हैं, वो भी हमारे हमेशा जो
चाहिए कि हमें उत्साहवर्धन करते रहे, हमारे सही चीजों को सही तरह से उठाते रहे। तो सबका क्रेडिट सबको जाता है, लोकतंत्र की चौथे स्तंभ मीडिया से भी जाता है। उसका कारण है मीडिया ने हमेशा सत्य दिखाया है, भले ही कांग्रेस कहे ईवीएम में दोष है, मीडिया में दोष है, तो मैं इसका नुकसान की। कल जब मैं चुनावी डिबेट में बैठी थी तो मैं देख रही थी प्रत्येक चैनल पर जिस भी राज्य में जिस भी पार्टी का प्रत्याशी दिख रहा था उसको प्रकाशित किया जा रहा था, उसको प्रकाशित किया जा रहा था, उसका पंटू बन लिया जा रहा था। ये दिखाता है कि हमारी मीडिया निष्पक्ष कार्य करती है और मीडिया को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं। संजय यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। वही अगर देखा जाए मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत चुकी है और कांग्रेस जो है एक भी सीट नहीं बचा पाई। क्या कुछ हार का कारण लगता है आपको? क्या कुछ कहते हैं आपके समीकरण? देखिए, हार के कारण मध्य प्रदेश में कई कारण हैं। एक तो जो मध्य प्रदेश में पहली बार अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के जीतू पटवारी जी, ये लगता है कहीं ना कहीं उनके अनुभव की कमी के कारण एक हो रहा, क्योंकि काफी जूनियर हैं और काफी सीनियर लीडर भी होते हैं, उनको कोई लगता है आपस में तालमेल बन नहीं पाया। तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी भी हुई। बीच में आपने देखा होगा कमलनाथ जी बेईमानी मन से कभी भाजपा में जा रहे हैं, नकुलनाथ जी जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। इससे भी कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा टूटा हुआ और मतदाताओं भी सोचे कि शायद हो सकता है कि कुछ ठीक लगा नहीं उनको कांग्रेस पक्ष में। इवन क्या है कि जब टिकटॉक का भी बंटवारा हुआ तो उसमें भी ग्रुपबाजी कहीं ना कहीं, इधर दिग्विजय सिंह का इलाका है तो फिर कांतिलाल भूरिया जी का है। कांतिलाल भूरिया जी कुछ बयान भी दिए थे कि दो पत्नियों का कुछ ऐसा आया था, तो कुछ उटपटांग बयान भी हुए। और कुल मिला के वर्तमान में स्थिति इस विधानसभा के बाद कांग्रेस अपने आप को सही संभाल नहीं पाई है, मतलब और कमजोर हुई है। जिस हिसाब से संगठन कसना था, कसा नहीं है, क्योंकि बीच में लगातार इनके जब कई नेता टूटते गए, खासकर छिंदवाड़ा से कुछ नेता टूटे और भी मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह से नेता टूट के गए, तो कहीं ना कहीं मनोबल गिरा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। और खासकर जीतू पटवारी जी का इसमें जो अनुभव की कमी रही वो बहुत बड़ा कारण रहा कि वो तरीके से, जबकि प्रत्याशी अच्छे थे, प्रत्याशी बढ़िया थे कांग्रेस में, कई जगह अच्छी लीड की है, मुरैना में जैसे हो गई आपकी, कई सीटों पे बढ़िया गया है, बट उसको कैसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए एक सही तालमेल के साथ। तो कांग्रेस का कारण ये भी रहा है। और मेन चीज ये रहा कि जो बड़े लीडर है उस हिसाब से उसको वो भी सपोर्ट नहीं किए प्रॉपर, जो सभाएं होनी थी, जो हिसाब से यूपी बिहार में सभाएं हुई है कांग्रेस के बड़े लीडर्स के लगातार, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में कुछ रहा नहीं मेरे ख्याल से, तो ये भी कारण रहा है। चलिए, बिल्कुल आनंद जैन जी जो है वो हमारे साथ जुड़े। जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार संजय जी ने कहा, कहीं कांग्रेस का अंतरकलह भी यहाँ पर देखने को मिली है। कांग्रेस जो है आपस में ये निर्णय नहीं कर पा रही थी सही तरीके से। वहीं अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जा रहा था कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे आनंद जी? छोड़ नहीं रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता या जितने हमारे पदाधिकारी रहे या जो विधायक रहे, उनको डराकर धमकाकर शासन और प्रशासन के दबाव देकर हमारी पार्टी को तोड़ा गया है। ये प्रक्रिया 2018 से चल रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर किसी आम आदमी को जिसका कोई कमर्शियल फायदा नहीं है, जब उसको लगता है कि हमारे बड़े विधायक, बड़े नेताओं को दबाव देकर, डराकर, धमकाकर जब ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आम आदमी का क्या होगा? तो शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारा कार्यकर्ता हतोत्साही 2018 से है। उसके बाद विधानसभा चुनाव में जो हमारी हार हुई, एक अप्रत्याशित परिणाम हमको मिले। बाकी इसमें अगर जो एनालिसिस इन्होंने कहा कि जीतू पटवारी जी जिम्मेवार हैं, जीतू पटवारी जी ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, हर कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता रहे, पूरी ताकत के साथ विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई है। अब हो सकता है कि कुछ कमी जनता को हमारे में लगी हो, तो वो हम उसे स्वीकार करते हैं कि हम नहीं जीत पाए, पर जीतना हारना मापदंड नहीं होता प्रजातंत्र में। देश के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को जनता तक ले जाना और सरकार तक पहुंचाना, इसके लिए इस मामले में कांग्रेस और हमारे इंडिया गठबंधन के साथी पूर्णतः सफल रहे और उसको जनता तक पहुंचाया, तभी जाकर आज हमें 234 सीटें ऑल इंडिया में मिली है। तो हम उससे संतुष्ट हैं कि जो नफरत की दुकान मोदी जी चला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जिस नफरत की राजनीति कर रही थी, आज मोहब्बत की दुकान खुल गई है। लोगों को यह समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के नाम पर, जुमलों के नाम पर, राम के नाम पर, भगवान के नाम पर
जितना छल जनता के साथ किया है उसका परिणाम जनता ने स्पष्ट तौर पर दिया है कि आज इंडिया गठबंधन को 234 सीटें दी हैं। यहां जहां ये 400 पार की बात कर रहे थे, आज ये इनके बहुमत के भी लाले पड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक तमाचा मारा है कि जिन्होंने गुंडागिरी कर प्रशासन का दुरुपयोग कर, चाहे इंदौर हो, चाहे खुजराहो हो, चाहे सूरत हो, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है। आज इंदौर में इसीलिए 2,18,000 कुछ वोट नोटा में गिरे हैं, जो हिंदुस्तान के इतिहास के कालिख में लिखा जाएगा, मध्य प्रदेश की कालिख में लिखा जाएगा कि 2018 में 23 विधायकों को तोड़कर पूरी जनतंत्र की सरकार गिराई गई। तो यह कालिख भी भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक तमाचा है। इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक करारा तमाचा मारा है कि आप मोहब्बत नफरत की दुकान बंद करें और मोहब्बत की दुकान से ही देश को चलाया जा सकता है। चलिए वंदना जी, जल्दी से जवाब दे दिए। जिस तरीके का आप पर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा था, जल्दी से क्या कुछ कहेंगे? मोहब्बत की दुकान, नफरत का सामान और सनातन का अपमान, ये सारे सही आपके राहुल गांधी के, आपकी कांग्रेस पार्टी है। ये मोहब्बत की दुकानें चलाने का कार्य और ये नफरत का सामान चलाने का कार्य हमने कभी नहीं किया है। ना ही हमने कभी जनता को जाति के आधार पर लड़ाया, ना ही आपकी तरह सांप्रदायिकता के तहत बोला। ये सारा कार्य करने का काम इनकी गठबंधन के नेताओं ने किया और इसीलिए इतने सारे और मौसेरे भाई इकट्ठे होकर बहुमत नहीं ला पाए। तो सोचिए कि जब इतने सारे बहुदल इकट्ठे होकर बहुमत नहीं ला पा रहे हैं तो आप लोग कहाँ खड़े हैं? आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी की कुर्सी करिएगा, मुद्दे से सिपट गए हैं आपको। तो आप अगर ये उन्हीं के साथ नहीं होते तो आप आंकड़ा क्यों पार कर रहे हैं? तो उसके बावजूद अगर आपके अंदर इतना घमंड है तो ये तो आपकी ये रावण का घमंड देखता है तो आपका घमंड नहीं टूटता है। तो आपको तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। ये जो इंडिया अलायंस आपके साथ खड़ा हुआ है उसके साथ भी आपका कितने सीट का है? बहुमत तक ही है और आप उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम जनता तक अपने मुद्दे पहुंचाते हैं। एक महत्व सीट नहीं बचा पाए आप लोग। छिंदवाड़ा जिसको आप लोग अपना अभिनव किला मानते थे उसे नहीं बचा पाए और उसके बाद घमंड करना। देखिए कि मैं आपकी मेरी आदत नहीं और हार को क्योंकि आपने खेला है तो देखिए ये गलत है। आप लोगों को अपने बोलना चाहिए कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी सरकार इस्तीफा जाए। मध्य प्रदेश की जिस तरह से आप लोग आ रहे हैं वो शहर की बात है और आप लोगों को उस पर चिंतन करना चाहिए कि आप लोग कौन वैक्सीन कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है। क्योंकि अगर आप अपनी एक सीट भी नहीं बचा पाए तो ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। और अब भी अगर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में संगीत मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल जिस तरीके से वंदना जी ने कहा कि यहाँ पर जो है कांग्रेस को चिंतन मंथन करने की जरूरत है। हमारे साथ जो है रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। रमेश जी, अगर आप बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी कुछ खासा वहां पर प्रदर्शन नहीं दिखा पाई है, क्योंकि जहां एक और बीजेपी पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में लगातार देश की बात की जाए तो 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन 300 पार भी नहीं हो पाई है। क्या लगता है, क्या कुछ कारण रहा है वहां? बड़ा कारण रहा होगा क्योंकि भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है तो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। वो विशेषकर अयोध्या जैसी सीट भी अगर वो हार गए हैं तो उसका कारण तो उनको तलाश नहीं होगा। तो मोटे तौर पर जो मैंने पहले कहा कि मुझे जो लग रहा है कि भाजपा ये आकलन करने में असफल हुई कि कहीं ना कहीं वहां पर जो एमवाई फैक्टर पहले समाजवादी पार्टी की ताकत थी वो एमवाई फैक्टर बना और ये जो आरक्षण बंद करेगी और संविधान, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जनता में कहने में, अपनी बात को पहुंचाने में, प्रश्न ये नहीं है कि बात कितनी सही है कितनी गलत है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिर भी इस बात को कहने में वो ज्यादा सफल रहे। वहाँ जातिवादी फैक्टर से कहीं ना कहीं जो डिवीजन हुआ है उस डिवीजन से और एमवाई फैक्टर वहाँ पर हुआ
तो जहां उन्होंने ओबीसी को थर्ड फोर्स को दिया है, तो वहाँ M/I मिलकर के वो जो थर्ड ओबीसी मिलकर के कांग्रेस को तो वहाँ पर लाभ कम हुआ है। कांग्रेस को तो 6-7 सीटें मिली, लेकिन सबसे बड़ा लाभ है समाजवादी पार्टी को हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से इसको, और ये वो पट्टी है, आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की वो पट्टी है जब किसान आंदोलन बहुत तेज हुआ था। भाजपा ने हालांकि किसान आंदोलन को करने के लिए चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, लेकिन उसका मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो किसान आंदोलन वाला क्षेत्र, M/I फैक्टर और जातिगत विभाजन, इसके कारण ये पूरी पट्टी में राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान हुआ है। जी चलिए, बिल्कुल हमारे साथ संजय जी भी हैं। संजय जी, अगर आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंडिया ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं अगर बात कर ली जाए अयोध्या की, तो अयोध्या में भी जो है कुछ तस्वीरें इस तरीके की सामने आई थी जिस तरीके से बीजेपी ने जो है अपेक्षा भी नहीं की थी। चलिए, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी संजय जी, आपके पास आएंगे। अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इतना खासा जो है प्रदर्शन नहीं रहा था, वही अयोध्या में बात कर ली जाए तो अयोध्या में जिस तरीके से लोगों को अपेक्षाएं थी उस तरीके का बीजेपी का वहां पर प्रदर्शन नहीं रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अति महत्वाकांक्षी ओवर कॉन्फिडेंस भी उनको खा गया है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने प्लान किया था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने में सक्षम है, और उसका सबसे बड़ा मुद्दा था कि ये राम मंदिर उन्होंने बनाया था अयोध्या में, आनंद फानन में उसका बगैर समय का उसका उद्घाटन किया गया। लोगों ने उसका विरोध भी किया, कई शंकराचार्य ने विरोध किया कि नहीं, गलत समय पे इसका उद्घाटन हो रहा है, जिसका परिणाम भुगतना पड़ा। कहीं न कहीं यदि हम धर्म कर्म को मानते हैं तो सबका चीज का एक समय सीमा होती है, पूजा कब होगा, कैसे होगा, और वहाँ पे बहुत सारी चीज जैसे शंकराचार्यों को वहाँ पे नहीं बुलाया गया, तो वो भी चीज इनके खिलाफ गया है कि आनंद फानन जो मंदिर का उद्घाटन किया कि चुनावी मुद्दा बनाकर, वो वहीं अयोध्या में हारे, और अयोध्या में लगातार पहले भी कई बार विधायक सपा के रहे वहाँ पे, और अयोध्या में फेल हो गया आपका राम का मुद्दा। और दूसरा जो आपने शर्मा जी ने भी कहा कि जो वहाँ पे M/Y फैक्टर था, तो मुस्लिम सबसे ज्यादा इस बार क्या हुआ है पूरे देश में, लगभग मुझे जहां तक लगा है कि महागठबंधन की ओर अल्पसंख्यक वोट का ध्रुवीकरण हुआ है, और साथ में बसपा के कमजोर होने के कारण यूपी में दलित मतदाता भी सपा की ओर गया है। तो यादव तो था ही, यादव तो वैसे बदनाम है सपा के नाम पे, तो यादव तो है ही वहाँ पे, परंतु यादव, मुस्लिम और दलित, और इसके अलावा जो ठाकुर वोट था जो यूपी में जो बीच में चला ठाकुर के साथ, तो वो भी हवा इनको खत्म करी है। तीसरा मतलब चौथा पॉइंट, ब्राह्मणों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है कि कई बार ब्राह्मणों का भी एक मोह भंग सा बीच में रहा है भाजपा के साथ। तो ये कई छोटे छोटे फैक्टर वो एक बड़ा फैक्टर बन गया, और इसके साथ ही अखिलेश ने जो वहां पर अपना पूरा दौरा किया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से कसा है, क्योंकि उनके पास समाजवादी पार्टी के पास इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी टीम है बूथ लेवल तक, और आपको मालूम है चुनाव जीता जाता है बूथ लेवल से, यदि आपके कार्यकर्ता नहीं तो आप चुनाव नहीं जीत पाए। तो वहाँ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता इस बार बड़ी मजबूती से खड़ा रहा पूरे चुनाव में, और उन्होंने लगातार मतलब दौरे, बड़ी बड़ी सभाएं, और साथ में बूथ का हर चीज का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से संभाला बारीकी से, जो कि बीजेपी की चुनौती रहा। अच्छा, कांग्रेस साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस बहुत दिनों बाद रिवाइव हो रही है, और अखिलेश के साथ जुड़ने से एक फायदा तो दोनों को हुआ है, कांग्रेस और सपा को, कि जो बसपा के टाइम वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था, दलित वोट और मुस्लिम वोट, पर जब सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ इसमें दोनों वोट अच्छे से ट्रांसफर भी हो, इसके साथ साथ सवर्ण वोट भी आए हैं, जैसे कई जगह ब्राह्मण वोट भी डाइवर्ट हुआ है, कई जगह ठाकुर वोट भी आया है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। ये जो कॉम्बिनेशन है भविष्य में भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा भाजपा के लिए पूरे देश में। तो हमें यही लगा कहीं ना कहीं जो बोलते हैं दो शहजादों ने बादशाह को पटकनी दे दी उत्तर प्रदेश में, तो जो दो शहजादे का मजाक उड़ा रहे थे आज वो मजाक उनके गली की हड्डी बन गई। आज मात्र उत्तर प्रदेश में यदि इनके पास 60-70 सीट होती तो निश्चित रूप से सरकार उनकी क्लीन स्वीप थी, परंतु मैं अभी भी कह रहा हूँ जो लोग बोल रहे हैं कि सरकार बन रही है भाजपा की, हम लोग मध्य प्रदेश में बैठ के मध्य प्रदेश को 29 सीट देख के सोच रहे हैं कि यहीं से भाजपा अभी बहुत कुछ पेज बाकी है, और ऐसा नहीं है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी
भी संभव है और हार्ड बार्गेनिंग होगी इस बार, हल्की बार्गेनिंग नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ही मजेव खिलाड़ी हैं और चंद्रबाबू नायडू पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने कई बार कई गठबंधन में रहे हैं, तो उनको मालूम है कि कैसे बार्गेनिंग होती है। और निश्चित रूप से अभी भाजपा के लिए आसान नहीं है। हम तो कह रहे हैं अगर आपने समर्थन पत्र ले भी लिया तो आप जाएंगे फ्लोर पे, तो फ्लोर टेस्ट होगा, और फ्लोर टेस्ट पे यदि नीतीश जी ने पलटी मार दिया नायडू ने, तो तब क्या कर लोगे? भाई गेम तो अभी जब तक आपको शपथ ग्रहण नहीं हो जाए पीएम की, तब तक हम नहीं बोल सकते सरकार किसकी बन रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाती तब तक कुछ साफ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार जो है उनका जो है पलटू राम के नाम से भी उन्हें ज्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि वो अपना फायदा देखकर कहीं पर भी पलट जाते हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की भी, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा, एक सीट रह गई, लेकिन मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी यहां से निकाल कर ले गई। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की ओर नजर डाली जाए तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी को ऐसी उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि अगर बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो एक और जिस तरीके से बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन जो है तस्वीरें उस तरीके की सामने नहीं आई, कहीं ना कहीं कमी रह गई। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है, कौन कहां पलटी मारता है, क्या नीतीश कुमार सबके इस तरीके के बयानबाजी भी। और इसके बाद अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की जो है लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, दोनों में अब आने वाले वक्त में पता चलता है क्या होता है। चलिए, इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।